नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी को सबसे बड़ा झटका जिस राज्य में लगा वो है उत्तर प्रदेश। और नतीजे आने के साथ ही इस बात पर मंथन, चिंतन सब कुछ शुरू हो गया कि आखिर इतनी बड़ी हार, इतना बड़ा झटका बीजेपी को लगा कैसे उत्तर प्रदेश में। अब आप उस झटके की झंझनाहट का अंदाजा लगाइए कि वो अभी तक चल रही है और एक के बाद एक कई खबरें, कई चर्चाएं सत्ता के गलियारों में बार बार निकल कर आ जाती हैं। हाल ही में प्रदेश में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई जिसमें तमाम बातें हुई। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अति आत्मविश्वास की वजह से इस तरह की हार का सामना हमें करना पड़ा। वहीं जब पूर्व डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आते हैं, वो कहते हैं कि संगठन जो है उसको वो सबसे ऊपर होता है, सरकार ऊपर नहीं। उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं का दर्द जो है वो मेरा भी दर्द है। क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। उसके बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर शुरू हो गया और उसके बाद पार्टी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को, केशव प्रसाद मौर्य को यहाँ बुलाया जाता है, फिर बैठक होती है। इस सबके बीच में उत्तर प्रदेश, लखनऊ की अगर बात करें, सत्ता के गलियारों में एक चर्चा बड़ी जोर से चलने लगी कि कुछ बहुत बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में बीजेपी में होने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव सरकार में होने वाला है। लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? क्या ऐसा किसी बदलाव पर बीजेपी विचार कर रही है? क्या वर्तमान समय को देखते हुए, राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए इस तरह के बदलाव के बारे में बीजेपी आलाकमान सोच सकता है, जिसकी ओर बार बार इशारा करने की कोशिश हो रही है, या कुछ और होने वाला है? ये तमाम चीजें क्या है, इसके पीछे की पूरी कहानी, ये समझाने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी आशीष तिवारी जुड़ गए हैं। आशीष, बहुत स्वागत है आपका। ये जो लगातार कार्य समिति की बैठक के बाद से चर्चा चल रही, बड़ा बदलाव, बड़ा बदलाव, बड़ा बदलाव, क्या होगा बड़ा बदलाव? और ये बड़ा बदलाव के जरिए इशारा कहां है, निशाना किसी और पर साधने की कोशिश हो रही है क्या? जो मैं कहना चाह रहा हूं आप भी समझ रहे हैं? जी, शुक्रिया आदर्श। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है जो बीते कुछ दिनों से, हालांकि जिस चर्चा की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें बड़े बदलाव की बात हो रही है, तो चुनाव के जब नतीजे आए, जब लोकसभा के परिणाम आए चुनावों के, तभी से ये कहा जाने लगा कि सारी चीजें बहुत व्यवस्थित नहीं रही, इसी वजह से ये हुआ। और उसके बाद जो इंटरनल कमेटी बनी, जांच कमेटियां बनाई गई, उसके बाद ये तय हुआ भाई आखिर वजह क्या रही, किन वजहों से चुनाव हारे। उसके बाद वो पूरी अपनी रिपोर्ट्स उनके जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको सौंपी गई। उसके बाद चर्चाओं का दौर चालू हुआ, उसमें बहुत सारी बातें निकल के आती रही। लेकिन पिछले 24 घंटे के भीतर जो सबसे बड़ी चर्चा पूरे देश में, उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों से लेकर दिल्ली के पूरे पॉलिटिकल सर्कल में हो रही है, वो यही है कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। अब स्पष्ट रूप से, जैसे आपने पूछा कि किस तरीके की बात हो रही है, तो निश्चित तौर पर ये चर्चा हो रही थी कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है। लेकिन मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहाँ पे कह देना चाहता हूँ, बीते 24 घंटे के बाद जो कल रात से यहाँ पे चर्चाएं हुई, बड़े नेताओं की बैठकें हुई, उसमें बिल्कुल इस बात का कहीं पर कोई जिक्र नहीं हुआ कि इस तरीके का कोई बड़ा फैसला फिलहाल लेने की ना स्थिति बन रही है और ना ही उस पर कोई चर्चा हुई। महत्वपूर्ण बात आदर्श ये है कि ये जरूर देखा जा रहा था, क्योंकि उपचुनाव होने उत्तर प्रदेश में और सारा दारोमदार अब पूरा जो पुराने जो चुनाव हुए, चुनाव के बाद जो परिणाम आए, उसके बाद ये निश्चित तौर पर केंद्रीय जो इनके रणनीतिकार है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, वो ये जरूर चाह रहे हैं कि कम से कम वो नतीजे जो उपचुनाव के हैं, वो एक ऐसा नैरेटिव सेट करें कि 2027 की जो पॉलिटिकल पिच है, वो कम से कम हमारे लिए बहुत स्मूथ हो सके। तो ये बात जो अभी तक हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, हमारे सोर्सेज से पता चल रही है, उसमें ऐसी कहीं पर से कोई चीज निकल के नहीं आ रही है कि बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। हाँ, ये जरूर है कि मंत्रिमंडल का थोड़ा फेरबदल हो सकता है। कुछ मंत्रिमंडल के लोग, ये जो मेरे सोर्सेज हैं मुझे बता रहे हैं, वो शायद संगठन में जा सकते हैं, कुछ संगठन के लोग मंत्रिमंडल में आ सकते हैं। इस तरीके की कयासबाजी चल रही है। और जैसा अभी सुनने में आया कि योगी आदित्यनाथ आज गवर्नर से मुलाकात करेंगे, तो उसके बाद बहुत सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी कि ये मुलाकात का जो मुलाकात होने जा रही है वो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के है या किस तरीके की चीजें हैं। तो मुझे लग रहा है कि शाम तक ये सब स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन एक बड़ी चीज जो पॉलिटिकल सर्किल में चल रही है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, उसको बिल्कुल हमारे सोर्सेज और जो हमारे लोगों से बात हुई उससे लग रहा है फिलहाल ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। आदर्श, इस पर आएंगे आशीष कि जो चर्चा चल रही है, चर्चा आखिर जनरेट कहाँ से हो रही है, इसके पीछे की वजह, इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं, इस पर भी आएंगे। लेकिन अभी जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, हालांकि चल क्या रहा है कार्यक्रम में, हमारी ये बातचीत चलेगी रात 8 बजे के बाद, लेकिन इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं आशीष, अमित शाह पहुंचे हैं प्रधानमंत्री आवास पर उनसे मुलाकात करने के लिए। मतलब इसको भी उत्तर प्रदेश से जो लगातार अभी हम घटनाक्रम देख रहे हैं, कुछ जोड़कर देख सकते हैं क्या? देखिए, आज की डेट में बहुत सारी चीजें, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, जो जिन राज्यों में परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा नहीं रहा है, उनके सभी बड़े नेता लगातार बीते कुछ दिनों से देश की राजधानी दिल्ली में पहुंच रहे हैं। कल भी ऐसा हुआ, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं।
राजस्थान के भी नेता पहुंचे, दूसरे अन्य राज्यों के भी नेता लगातार आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये सारे लोग जब मिलते हैं तो उसके बाद अमित शाह जी से मुलाकात होती है, प्रधानमंत्री जी तक निश्चित तौर पर जो बातचीत होती है उसको उनको कन्वे किया जाता है ताकि आगे की रणनीति पर काम किया जा सके। तो ये कहना कि उससे नहीं जोड़ा जा सकता, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की सियासत से या उत्तर प्रदेश में होने वाले बदलाव या उत्तर प्रदेश में होने वाले मंत्रिमंडल के फेरबदल, तमाम चीजों को लेकर के निश्चित तौर पर ये प्रधानमंत्री के साथ में अमित शाह जी की नरेंद्र मोदी जी के साथ निश्चित तौर पर जो चर्चा हो रही है उसमें उत्तर प्रदेश का भी जिक्र है। मेरी जानकारी के हिसाब से सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, दूसरे और राज्यों की भी पूरी जानकारियां उनसे साझा की जा रही है। ठीक है, देखिए अभी 4 जून को जो नतीजा है उसके बाद जो चल रहा है वो तो हम देख रहे हैं, खास करके बीजेपी के अंदर, और वहीं समाजवादी पार्टी का उत्साह एकदम हाई है और अखिलेश यादव किस तरह से हमले कर रहे हैं वो तो हम देख रहे हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती आशीष, जो 10 सीटों पर उपचुनाव होंगे वो सबसे बड़ी चुनौती आ जाती है, और जहां जहां पर हार हुई है वहां वहां समीकरण सेट करना, फिट करना। तो ये जो एक उम्मीद कहें, आशंका कहें, एक डर जो बनाने की कोशिश हो रही है कि बड़ा, या एक माहौल बनाने की कि बड़ा बदलाव होने वाला है। बड़ा बदलाव में तो चर्चाएं ये भी है ना कि संगठन में बदलाव हो सकता है या मंत्रिमंडल को लेकर बातचीत हो सकती है। जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि राज्यपाल से मुलाकात करने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, संगठन में बदलाव के साथ साथ मंत्रिमंडल में भी बदलाव के साथ साथ, और शायद उन क्षेत्रों, उन जगहों को वो नेतृत्व देना जो वहां पर अब नहीं है या नहीं बना पाए। देखिए आदर्श, ये बात तो बिल्कुल सच है कि जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिली वो पीडीए से मिली। अखिलेश यादव की जो अपनी सियासी फील्डिंग थी वो निश्चित तौर पर इतनी कसी हुई थी, और उनकी कसावट और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का जो चयन था या जो भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो पड़ताल की, अपनी जांच की, उसमें जो भी उनके फैसले आए हों, जो भी उनके पॉइंट आउट उन्होंने किए हों, जो भी चीजें रही हों, लेकिन उसमें ये बात जरूर थी कि अखिलेश यादव और कांग्रेस ने मिलकर के जो सियासी फील्डिंग तैयार की थी उसमें भारतीय जनता पार्टी उनके ग्रिप में फंसी और बहुत सारे प्रत्याशी हार गए। तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि अगर आने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके से अपनी फील्डिंग नहीं सजाती है, यानी कि उस तरीके से अपने जो प्रत्याशी के साथ साथ जो उनका वहां पे खासतौर से जातिगत समीकरणों के लिहाज से अगर वो चीजों को दुरुस्त नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर उनके लिए चुनावी एक बड़ा चैलेंज होगा। और मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी उस लिहाज पर बहुत काम कर रही है। मेरी लगातार अभी कल जैसे दिल्ली में बहुत सारे लोग आए, मेरी उनसे दिल्ली में मुलाकात हुई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, तो वो ये कह रहे थे कि उनका ये कहना था, हालांकि वो एज ए पॉलिसी मेकर नहीं है लेकिन बड़ी पॉलिटिकल जो बैठकें होती है उनमें बैठते हैं, वो शिरकत करते हैं। उनका कहना था कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार अगर होता है और उस मंत्रिमंडल विस्तार में कम से कम जातिगत समीकरणों और क्षेत्रवार मैं इसलिए कह रहा हूं चूंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जो वर्तमान सांसद थे पिछले रिजीम में जो हार गए, वो अलग अलग इलाकों के थे। वहां पर अगर ये पीटीए के मुकाबले अपने दूसरे चाहे वो विधायक हो या दूसरे लोगों को ये मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं, उसी तरीके से चाहे दलित होता हो या पिछड़ा, अति पिछड़ा लोगों को अगर ये जिम्मेदारियां देते हैं तो निश्चित तौर पर वो पीटीए के मुकाबले एक बड़ी वॉल खड़ी कर सकेंगे और आने वाले चुनाव में वो उस आधार पर सियासी मैदान में जंग लड़ सकेंगे, जो कि 2027 के लिए भी एक पूरा रोड मैप होगा आदर्श। तो मुझे लग रहा है कि जो भी आगे की तैयारियां होंगी वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसी लिहाज से आगे करेगी भी और शायद बढ़ा भी रही हो। ये अहम बात आप कह रहे हैं, लेकिन एक चीज मुझे समझाइए आशीष, क्योंकि तमाम लोगों के मन में ये सवाल है। ठीक है, अभी आला कमान एक फैसला कर लेगा, चाहे संगठन में बदलाव का, चाहे सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार का, तो वो तमाम चीजें तो हो जाएंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश बीजेपी में धड़े हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और किस तरह से अलग अलग मौकों पर अलग अलग तरह की बयानबाजी या इशारों में बयानबाजी शुरू हो जाती है, वो भी हम देखते रहे हैं। अगर अभी उपचुनाव को हम फोकस कर रहे हैं, आगे 2027 को फोकस करते हैं, तो उसके लिए तो पार्टी आला कमान को रणनीति में कुछ ऐसा बदलाव करना पड़ेगा ना कि वो जो एकजुट करने की बात कार्य समिति के मंच से हो रही थी कि पार्टी को एकजुट होना होगा, कार्यकर्ताओं को सबको एकजुट होना होगा, वो कैसे हो पाएगा अगर इस पर काम नहीं करेंगे? तो अब इसका तो खामियाजा भी भुगत लिया। देखिए आदर्श, ये बहुत बड़ा सवाल है और भारतीय जनता पार्टी के लिए आज की डेट में सबसे बड़ा चिंता का विषय भी यही होना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि जो लोग वो रणनीति बना रहे होंगे वो इस बात को जरूर ध्यान रख रहे होंगे कि हम आगे ऐसा क्या करें कि जो कार्यकर्ताओं के मनोबल पर जो असर पड़ रहा है। बहुत बड़ी चीज जो हाल के दिनों में अभी केशव मौर्य ने बोली कि सरकार से बड़ा संगठन है, तो ये एक मैसेज है। अब उसके सियासी गलियारों में अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर जो ये चीज है ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े कार्यक्रमों में, जब बड़े नेताओं के बीच बैठकें होती है, उसमें हमेशा से ये बात कही जाती थी कि सरकार से बड़ा संगठन है। उसकी बड़ी वजह यही है कि वो कार्यकर्ताओं के बीच में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए बात कही जाती है, और वो चीज अगर जमीन पर दिखती है तो वो मल्टीप्लाई करती है। ये बात बिल्कुल सच है कि जैसा आपने बताया कि धड़ों की बात आई है। मैं उन दिनों लखनऊ में ही था जब
योगी आदित्यनाथ का नाम बतौर मुख्यमंत्री हुआ तो वहां पर जी। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में किस तरीके का माहौल था, मैंने वहां पे हाँ। रिपोर्ट किया, मैंने कवर किया था, मैंने देखा था। तो ये बात उस दौर से चली आ रही है, ये बात पूरे पॉलिटिकल सर्कल में, पब्लिक में भी। वो नेम प्लेट वाली राजनीति तो आपने शुरुआत में ही देख ली थी आशीष वहां पर। बिल्कुल, और वो हमेशा दिखती रही, खास तौर से वो उत्तर प्रदेश और दिल्ली के राजनेताओं को भी और पब्लिक को भी इस बात का अंदेशा है कि क्या होता रहता था। हालांकि तमाम चीजों के बाद भी वहां पर बड़े मार्जिन से लोग जीतते रहे, भारतीय जनता पार्टी जीतती रही, लेकिन इस बार जब ये रिजल्ट आए तो वो सारी चीजें निकल करके सामने आई। क्योंकि हमेशा एक सिद्धांत है, जब आप कमजोर पड़ते हैं, जब आप हारते हैं, तो आपकी वो सारी चीजें निकल के सामने आती हैं जिनके आधार पर कंट्रोवर्सी हुई थी। तो ये सारी शुरुआती दौर की कंट्रोवर्सी थी, शुरुआती दौर के वाद विवाद थे जो निकल के सामने आए। अब उसी के आधार पर आगे की तैयारियां की जा रही हैं। आदर्श, देखिए अहम बात आप कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि लगातार देखिए ग्राउंड पर आप भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी बहुत करीब से आपने देखा है आशीष, जिस तरह की बातें हो रही हैं कार्यकर्ताओं को लेकर, कार्यकर्ताओं के मनोबल को लेकर, ये जो बताने की कोशिश हुई कि कार्यकर्ता भी मानकर बैठ गया कि 400 पार, तो क्या वाकई संगठन या सरकार और कार्यकर्ताओं के बीच दूरी इस तरीके से आ गई थी? क्योंकि नतीजे तो लगभग वैसे ही कर रहे हैं, और कार्य समिति की बैठक में चाहे जेपी नड्डा बोले हों, चाहे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बोले हों, चाहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बोले हों, सबके भाषणों में इस बात का जिक्र तो था। देखिए आदर्श, चुनाव के दौरान जो ये 400 की बात की जा रही थी, वो एक बहुत बड़े मनोबल की बात की जा रही थी। हालांकि उसको जिस तरीके से विपक्ष ने, जो अब लगातार बात की जा रही है कि विपक्ष ने उस नैरेटिव को ऐसे सेट किया, खास तौर से संविधान बदलने वाली बात जो की जा रही थी कि 400 सीट और ये संविधान बदल देंगे, इसको लेकर के खास तौर से दलित, पिछड़े, अति पिछड़ों के बीच में जब ये नैरेटिव सेट किया गया, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, भारत और कांग्रेस पार्टी या जो गठबंधन का हिस्सा, खास तौर से इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए जो दल थे, उन लोगों ने इसका एक 400 और प्लस संविधान बदलने की जो एक बात इन लोगों ने लोगों तक पहुंचाई। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, उनका कहना है कि इस पूरी सीटें जब कम आई उत्तर प्रदेश में, उसके बाद जो इनकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रही, जो उन लोगों की इनिशियली जो चीजें निकल गई, उसमें ये बात आई कि भाई हम उस चीज को शायद नहीं रोक पाए और नतीजा हमारे सामने, हम इतनी सीटें हार गए। तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि कार्यकर्ता, अच्छा दूसरा, जब सीटें कम हुई हैं तो कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है उस पर असर इसलिए पड़ा, जो कार्यकर्ताओं को भी एहसास होने लगा। धीरे धीरे देखिए ना, बड़े बड़े नेता वहां पे, बड़े मंत्री निकल करके सामने आने लगे और वो बात बोलने लगे कि हमारे कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है, हमारी नहीं सुनी जा रही है, हम कार्यकर्ताओं के साथ हैं। तो निश्चित तौर पर ये कार्यकर्ताओं को एक तो बांधने की कोशिश है। भाई आपके विधायक कह रहे हैं 2027 जीतना मुश्किल हो जाएगा। अगर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग जो मैं अभी शो में बैठने से पहले मेरे पास कुछ लोगों से मेरी लखनऊ में बातचीत हो रही थी, वो ये बात जरूर कह रहे थे, और एमएलएज हैं वो ये बता रहे थे कि जो स्थितियां हैं, अगर उनपे अभी, चूंकि अभी 2.5 साल का वक्त है, 2027 में अभी इनके पास 2.5 साल का वक्त है, 2.5 साल बाद ये लोग चुनाव में जाएंगे, तो इनका कहना है कि अभी हमारे पास बहुत वक्त है। अगर हम कुछ बड़ा बदलाव करना चाहें, चाहे वो संगठन में बदलाव हो, सरकार में बदलाव हो, मंत्रिमंडल का फेरबदल हो, मंत्रिमंडल में मंत्रियों के जो मंत्रालय हैं, विभाग हैं, उनके बदलाव की बात हो, खासतौर से जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों के लिहाज से अगर पूरी हम फील्डिंग सजाना चाहें, तो हमारे पास अभी मतलब भर का वक्त है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी वो अगर अभी करती है, तो उसके लिए 2027 की जो चुनौतियां आज की डेट में दिख रही हैं लोकसभा चुनावों के परिणाम के बाद, वो शायद आसान हो सकेंगे, और कैसे आसान होगी वो तो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार ही तय करेंगे। यह हम बात आप कह रहे हैं आशीष। एक आखिरी सवाल, क्योंकि देखिए विपक्ष लगातार इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से हमलावर हो रहा है बीजेपी के ऊपर, और ये जो बड़े बदलाव की बात है, ये कहीं ना कहीं एक तरफ से विपक्ष की तरफ से भी इसको खूब हवा दी जा रही है। अखिलेश यादव के हालिया बयानों को हम देख लें, अरविंद केजरीवाल के बयान को अगर हम याद करें कि उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, तो क्या इसको हवा देने में, एक आखिरी सवाल है मेरा और बड़ा महत्वपूर्ण है, कि इसको हवा देने में केवल विपक्ष का ही हाथ है, या एक माहौल, वो अलग अलग धड़े भी हैं जो शायद योगी सरकार से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं, तमाम चीज़ों को लेकर, सिस्टम को लेकर, कोई भी कारण हो सकते हैं, उसको लेकर नाराज हैं, उनको भी लग रहा है कि यही सही मौका है, इतनी बड़ी हार हुई है, ऐसे में अगर ठीकरा फूटता है तो शायद कुछ बदलाव देखने को मिल जाए। ये मतलब बिल्ली के भाग से चीका फूटने वाली बात हो गई, ऐसी कोशिश लग रही है क्या यहाँ पर? देखिए आदर्श, आपने एक बहुत बड़ी बात कही है। बड़ी बात यह है कि जब मौका मिलता है ना लोगों को, तो वो सब चीजें कहते हैं, और जब मौका नहीं मिलता है तो वही चीजें साइलेंट मोड में रहती हैं। और इस समय मौका मिला है, मौका है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, लोकसभा सीटें वो कम हुई हैं, तो बहुत सारे मौके मिले। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, दोनों चीजें बिल्कुल सच हैं कि एक तो विपक्ष निश्चित तौर पर उस बात को हवा दे रहा है। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से बात की, उन्होंने, अब वो हवा देना है या सच्चाई है, ये तो वो विपक्ष के लोग जो कह रहे हैं वो जानते होंगे। लेकिन ये बात भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने ये बात निकल करके पॉलिटिकल सर्कल में तो आ ही रही है कि इस तरीके के बड़े बदलाव हो जाएं, और इस बात से
भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि केंद्रीय रणनीतिकार या केंद्रीय नेतृत्व को इसका अंदाजा नहीं है, पूरी तरीके से अंदाजा है। और वो लगातार, जैसे आज भी अभी बैठक हुई, उसके बाद ये कहा गया कि भाई ये जो सरकार और संगठन के बीच की चीजें, इनमें आप लोग कार्यकर्ताओं के माध्यम से सब कुछ पैचअप करिए, सब कुछ बराबर करिए, बैलेंस करिए, क्योंकि ऊपर से बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि इस तरीके की चीजें पब्लिक के बीच में नहीं जानी चाहिए। और हमारे पास से जो आने वाला वक्त है, क्योंकि अगर ये सब चीजें नैरेटिव सेट होता रहेगा तो जो उपचुनाव है उसमें भी असर पड़ेगा। मेरा जितना अपना आकलन है, जितना मेरी लोगों से बातचीत हो रही है आदर्श, वो ये है कि उपचुनाव के जो नतीजे हैं, आप लोकसभा के नतीजे तो एक अलग हो गए, चुनाव हो गया, लेकिन उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे उत्तर प्रदेश की भविष्य की सियासत के लिहाज से। वो किस तरीके से नतीजे आते हैं और उनका क्या रोल होता है उन नतीजों के बाद, पूरी उत्तर प्रदेश की सियासत, सरकार और संगठन का पूरा उसकी तस्वीर उसके आधार पर तय होनी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर खाने नेताओं के बीच में बातचीत चल रही है। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं आशीष, हम सबकी भी नजर इस पर रहेगी और जाहिर सी बात है क्या कार्यकर्ता, क्या पार्टी आलाकमान और क्या उत्तर प्रदेश की जनता, सबकी नजर रहने वाली है उपचुनाव के नतीजों पर, क्योंकि लगभग एक तस्वीर साफ हो जाएगी यहां से कि किस दिशा में बढ़ रहे हैं और क्या जो दिक्कतें थी वो दिक्कतें दूर हो पाई हैं। और आशीष लगातार ग्राउंड पर रहते हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर तो खासकर नजर रखते हैं। और आशीष साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो माहौल बनाया जा रहा है फिलहाल ऐसा होता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा। संगठन में कुछ बदलाव हो सकते हैं, सरकार में, मंत्रिमंडल में कुछ विस्तार किए जा सकते हैं, उसके अलग अलग कारण है, जहां हार हुई है उसके हिसाब से, या कास्ट का जो समीकरण है उसको सेट करने के हिसाब से, इस तरह के बदलाव तो दिख सकते हैं। लेकिन जो एक माहौल, बड़े बदलाव की बात हो रही है, ऐसा फिलहाल कहीं होता हुआ नहीं दिख रहा है। इससे जुड़ा हर अपडेट आगे भी हम अमर उजाला पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आशीष, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और ये पूरी बात दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।